नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महिला सुपरवाइज़र 2024 की जो वैकेंसी आ रही है उसके मद्देनज़र रखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 5वां पॉइंट है स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, उसके ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम में 2 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें ICDS और NRHM, तो इन दोनों के बारे में पूछा गया है। तो इन दोनों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ICDS के बारे में हम देख लेते हैं। ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, जिसका हिंदी में मतलब है एकीकृत बाल विकास सेवा। और इसे आप और आसान भाषा में समझ सकते हो कि पूरा समेकित, यानी कि आपका संपूर्ण विकास बच्चे का होना चाहिए, जिसे एकीकृत कहा जाता है कि एक ही माध्यम से बच्चे का संपूर्ण विकास किया जाए। सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है। तो ICDS योजना दुनिया की सबसे बड़े समुदाय आधारित कार्यक्रम है, क्योंकि विश्व में सबसे बड़ा समुदाय, सबसे बड़ी जनसंख्या वर्तमान में भारत में ही है। और यह योजना 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बनाई गई है ICDS, जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं और 16 से 44 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए इसे लक्षित किया गया है। तो आपके क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं, इन्हीं पॉइंटों से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में एक वीडियो भी बनाऊंगा इसी के ऊपर, और इसी से रिलेटेड रहेंगे वो, तो आप इन्हीं के पॉइंट देखते जाएं। इसी पे रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। तो इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि ICDS में किन समूह के या किन लोगों को लक्षित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। और उसमें आपके ऑप्शन यही रहेंगे कि 6 वर्ष आयु तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, माताओं को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य जो है लक्षित समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के ऊपर जोर देना है, जिसे KAP आप बोल सकते हैं, जिसमें आपका स्वास्थ्य, पोषण और एजुकेशन में सुधार करना है। 2 अक्टूबर 1975 को ये योजना शुरू की गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपका फैक्ट हो जाएगा कि इस योजना की शुरुआत कब की गई है। तो 2 अक्टूबर गांधी जी का जन्मदिन रहता है, इसी दिन को सिलेक्ट किया गया है। 2 अक्टूबर 1975 को इस योजना ने अपना परिचालन आयु जो है अभी जो है अपने 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये 2 अक्टूबर 1975 को जो है शुरू किया गया था, जिसमें आपके 33, जिसमें 4 ग्रामीण और 18 शहरी और 11 आदिवासी इलाकों में ये शुरू की गई थी। तो ये उतना ज़रूरी नहीं है कि कहाँ कितने शुरू की गई थी, आपको तो सिर्फ और सिर्फ ये डेट याद रखनी है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। और बहुत सारे इसने डेवलपमेंट किए हैं, सरकार को बहुत सारी उपलब्धियां दी गई हैं, और यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ आप देखेंगे कि 5614 परियोजनाएं इसमें शामिल है, जिसमें केंद्र की 5103 और राज्य की 511 परियोजनाएं हैं, जो 5300 से अधिक सामुदायिक विकास खंडों में शहरी मलिन बस्तियों को कवर करती है। 6 वर्ष से कम आयु के 60 मिलियन से अधिक बच्चे और 16 से 44 वर्ष की बीच की 10 मिलियन से अधिक महिलाएं और 2 मिलियन स्तनपान कराने वाली माताएं ICDS के तहत इनको कवर किया गया है। और इस कवरेज के तहत जनसंख्या का कुल 70 मिलियन है, जो कि 1 अरब की कुल आबादी का लगभग 7% कहलाता है। तो ये योजना जो है भारत की सबसे बड़ी योजना है, जिसके तहत बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है, और इसमें आबादी का लगभग 7% भी है। तो इसको भी आप याद रखें। अब इस योजना का मुख्य जोर कहाँ गाँवों पर दिया जाता है, क्योंकि गाँव में जो है सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती हैं, लोग प्राइवेट में नहीं पहुंच पाते, या वो सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंचती। इसलिए सरकार की कोशिश है कि सुविधाओं को उन लोगों तक ले जाया जाए जहां 75% से अधिक आबादी रहती है गांव में। और शहर की झुग्गी झोपड़ियों में भी इस कार्यक्रम को प्राथमिकता वाला क्षेत्र माना गया है और चिन्हित किया गया है। तो गांव और शहर की जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां इन क्षेत्रों को टारगेट करके सरकार ने इस योजना को चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, गर्भवती और स्तनपान
पान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य संबंधी और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उनकी मृत्यु दर और स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना, बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करना, ये प्रावधान है हमारे ICDS के प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इसमें आप देख रहे हैं मोटा मोटा कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो माताएं जो स्तनपान कराती हैं और जो बच्चे 6 साल तब तक जो है इन बच्चों को सारी बेसिक सुविधाएं दी जाती हैं। स्वास्थ्य से लेके, खान पान से लेके, पोषण से लेके, शिक्षा से लेके, जो भी जरूरी चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। क्योंकि भारत में जनसंख्या बहुत तेज़ी से विकसित हुई थी और गरीबी के कारण जो है लोग स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिससे गंभीर समस्याएं आ रही थी और भारत को एक कुपोषित और एक रोगी देश के रूप में देखा जाने लगा था। तो भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए हैं और उसमें बहुत काफ़ी हद तक हमने सक्सेस भी पाई है। बहुत सारी क्षेत्रों में जो है हम दूसरे देशों की भी मदद कर रहे हैं। तो एक प्रकार से मिसाल कायम की है। तो उसके बाद आप देखेंगे और क्या उद्देश्य, मातृ शिक्षा में वृद्धि करना और अपने परिवार के स्वास्थ्य एवं पोषण की देखभाल करने की क्षमता में वृद्धि लाना, ये हो गया। बाल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों और कार्यक्रमों के बीच जो पॉलिसी है उसको रेगुलेट करना और प्रभावी बनाना। तो इसमें ना कि सिर्फ अपनी योजनाएं और जो रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उनकी योजनाओं में कोरिलेट करना, समन्वय करना, ठीक है, और इन सब चीज़ों को एक साथ मिलके आगे बढ़ाना जो है इसका उद्देश्य है। अब इसके लाभार्थी हम देख ही चुके हैं, फिर भी आप देखें जो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिलता है। गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं बहनों को दिया जाता है। 16 से 44 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको दिया जाता है। 1991 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को स्वास्थ्य एवं पोषण पर अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। किसके माध्यम से? ICDS के माध्यम से। तो ये सब लाभार्थी हैं जो गाँव और शहर की जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको ये फ़ायदा मिलता है। इसमें गरीब और अच्छे परिवार सभी लोग इन सुविधाओं का फ़ायदा बिल्कुल उठाते हैं। अब इसमें सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से प्रदान की जाती हैं, जिसमें ये महिला सुपरवाइजर में इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो ICDS है उसकी जितनी भी सुविधाएं, जो भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो किसके माध्यम से? आंगनवाड़ी जो केंद्र होते हैं जो हर गांव में होते हैं, शहर में भी एक निश्चित एरिया में बनाए जाते हैं जनसंख्या के ऊपर, तो वहाँ उनके माध्यम से ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे पूरक पोषण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिसमें आपकी पोषण से रिलेटेड बहुत सारी मील आते हैं, बहुत सारी मल्टीविटामिन्स आती हैं और ज़रूरी दवाइयाँ आती हैं, ज़रूरी टीके लगते हैं, जिसे पूरक पोषण कहा जाता है। दलिया आपने सुना होगा, आंगनवाड़ी के माध्यम से दलिया बांटा जाता है। जब गर्भवती महिला बच्चा होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं, लड्डू दिए जाते हैं उस महिला को। इस प्रकार से समय समय पर आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियाँ दी जाती हैं। बच्चों में जो कमी रहती है जिन पोषण तत्वों की, उन पोषक तत्वों की गोलियां दी जाती हैं, जांचें की जाती हैं। तो इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। विटामिन ए ये भी आंगनवाड़ी माध्यम से दिया जाता है। आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां, टीकाकरण होते हैं आंगनवाड़ी के माध्यम से। जितना भी वैक्सीनेशन होता है, जो पूर्ण वैक्सीनेशन जिसमें 8 टीके लगाए जाते हैं, वो आंगनवाड़ी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। और इसमें प्राइवेट और आंगनवाड़ी में कोई अंतर नहीं रहता, वही टीके रहते हैं, वही सरकार से प्राइवेट वाले खरीदते हैं और अधिक मात्रा में पैसे में बेचकर जो है वो लगाते हैं। तो हमें इन टीकों का फ़ायदा लेना चाहिए, वैक्सीनेशन का, आंगनवाड़ी के माध्यम से जो सरकार बनाती है। स्वास्थ्य जांच करवाती है, जितनी भी स्वास्थ्य रिलेटेड जांच होती है गर्भवती महिला की, एक शिशु की, तो वो सारी चीज़ें हर मंगलवार जो है यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जाती है और उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज करवा सकते, स्वास्थ्य जाँच करवा सकते हैं। अब
छोटी मोटी बीमारियों का उपचार होता है, जो वायरल डिजीज़ होते हैं या छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर की ड्यूटी तैनात की जाती है, जिसमें वो वीकली या मंथली आता है वहाँ। उसके अलावा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, वहाँ जो है वो डेली बैठता है। तो ये सुविधाएं दी जाती हैं। रेफरल सेवाएं दी जाती हैं, जो उनकी बस में जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं रहती हैं, तो वो रेफरल बना के जो है बड़े स्वास्थ्य केंद्र भेज देते हैं, चाहे मेडिकल हो या आपका जो भी आसपास बड़ा स्वास्थ्य केंद्र रहता है सरकार का, वहाँ पर रेफरल किया जाता है। महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण पर अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो ये जो आपकी स्वास्थ्य शिक्षा, ये बहुत ज़रूरी है। उनको समझाया जाता है कि किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत रहती है हमारी बॉडी को। गर्भवती के दौरान, गर्भ के दौरान कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, नॉर्मल समय पर कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, बच्चे को कौन सी चीज़ों का पोषण देना चाहिए। तो ये सारी अनौपचारिक शिक्षाएँ कहलाती हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा दी जाती हैं। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिसमें वहाँ वो बच्चा जाता है, वहाँ पर वो बेसिक एजुकेशन लेता है, वर्ड्स जो आपके अल्फ़ाबेट का नॉलेज रहता है उसको लेता है, और उसके अलावा एक मील उसे दिया जाता है ताकि कुपोषण जैसी बीमारियों से लड़ा जा सके और उसे संपूर्ण पोषण दिया जा सके। तो ये भी किया जाता है। फिर जल, स्वच्छता आदि जैसी अन्य सहायक सेवाओं का अभिसरण किया जाता है सरकार के माध्यम से। कहाँ? आंगनवाड़ी केंद्र में। अब उसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र क्या क्या कैसे काम करती है, तो यहाँ जो सेवाएं लक्षित समुदाय को एक केंद्र बिंदु आंगनवाड़ी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। जो भी केंद्र सरकार आंगनवाड़ी के माध्यम से जो सेवाएं प्रदान कर रहा है, जो समुदाय की आसान और सुविधाजनक पहुंच के भीतर स्थित हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का प्रबंधन एक मानद महिला कार्यकर्ता, जिसे हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कहते हैं, के द्वारा किया जाता है। तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी आपकी सुविधाएं चलाई जाती हैं, जो भी आपकी योजनाएं चलाई जाती हैं, वो जन समुदाय तक आसानी से पहुँचें, आसानी तरीके से उनको समझ आ सके और वो उन सुविधाओं का फ़ायदा ले सकें। इसके लिए ये आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है और उसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। अब जो समुदाय स्तर की प्रमुख कार्यकर्ता होती है, वह स्थानीय समुदाय से विशेष रूप से चयनित और प्रशिक्षित महिला होती है, जो हाई स्कूल तक शिक्षित होती है। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है वो उसी समुदाय में रहने वाली एक प्रशिक्षित और शिक्षित महिला होती है, जिसे एक विशेष प्रक्रिया से चुना जाता है और उस चुनने के बाद उस महिला की नियुक्ति की जाती है। उस महिला को ये टारगेट दिया जाता है कि आप जो आपके क्षेत्र में जो लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, शिशु हैं, बच्चे हैं, उन सभी को ये बेसिक एजुकेशन दें, ये शिक्षा दें कि हमारे यहाँ कौन कौन सी योजनाएं आती हैं और उनका आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। अब वो है बाल विकास, टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता, स्तनपान, प्रसव पूर्व देखभाल, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको पूरी तरीके से अनदेखा किया जाता है और इसी के कारण जो है आगे जाके रोग जो है पनपते हैं। तो इसी के कारण बहुत सारे कुपोषण, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जिसमें बच्चे और माँ दोनों को खतरा रहते हैं और लाइफ टाइम फिर वो उनको उन रोगों से लड़ना पड़ता है। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो उस क्षेत्र में बाल विकास के ऊपर ध्यान दे, टीकाकरण कैसे वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार के द्वारा दिया जा रहा है तो उसका सभी लोग लाभ लें, व्यक्तिगत स्वच्छता रह के रोगों से कैसे बचा जा सकता है, पर्यावरण स्वच्छता रख के हम अपने समुदाय को, अपने क्षेत्र को कैसे बचा सकते हैं, स्तनपान की जो समस्या होती है, जो नव युवतियाँ होती हैं उनमें इतना नॉलेज नहीं होता है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है। और प्रसव के पूर्व जो देखभाल होती है गर्भवती महिला की, वो पूरी बेसिक शिक्षा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से दी जाती है। अब ये छोटी मोटी बीमारियों के उपचार और जोखिम में बच्चों की पहचान के लिए 3 महीने का प्रशिक्षण लेती हैं। तो ये सारे प्रशिक्षण लेके अपने क्षेत्र में जो है डिलीवर करती है। वो कौन? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है। उसे प्रोत्साहन
के रूप में एक छोटा मानदेय दिया जाता है। समुदाय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो वर्कर रहती है उसकी उपस्थिति का एक सह क्रियात्मक प्रभाव होता है, क्योंकि वह स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और समुदाय के बीच एक संपर्क स्थापित करने का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। उस समुदाय और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहती हैं उसके बीच में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही प्रमुख भूमिका निभाती है, क्योंकि लोग जो हैं उस अपने बीच के व्यक्ति की बातें बहुत आसानी से समझते हैं कंपेयर टू एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के। तो ये जो है स्वास्थ्य के साथ साथ अभिसरण, बेहतर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करती है। परिवार नियोजन सेवाओं और रुग्णता के उपचार, जो भी आपके रोग हैं उनके उपचार में, मृत्यु दर में कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। आंगनवाड़ी केंद्र टीकाकरण, विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियों के वितरण और छोटी मोटी बीमारियों के उपचार और प्राथमिक उपचार के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। तो जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं और गर्भवती महिला की जो बेसिक नीड्स होती हैं, जो छोटा बच्चा रहता है उसको जो बेसिक टीके लगते हैं, पूर्ण टीकाकरण जो कहलाता है, और गर्भवती महिला के पोषण के लिए जो गोलियां होती हैं, बच्चे के लिए जो गोलियां होती हैं, ये सारी सुविधाएं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है अपने केंद्र से संचालित करती है और लोगों तक आसानी से पहुंचाती है, उपलब्ध कराती है और एक बहुत ही आसान तरीके से उनको समझाती है और जागरूक करने का काम करती है। तो बहुत बड़ा अहम रोल होता है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए। आंगनवाड़ी केंद्र सहायिका नर्स दाइयों, जिसे हम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ या दाई बोलते हैं, के द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का भी स्थल है। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लगभग 1000 और आदिवासी क्षेत्रों में 700 की आबादी की देखभाल के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है। वर्तमान में प्रति परियोजना ब्लॉक में 125 से 150 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जो एक ब्लॉक होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक क्षेत्र, एक एरिया होता है जिसमें लगभग आप 50,000 जनसंख्या मान लें, या 40 से 50, 30 से 50,000 जो जनसंख्या रहती है, उस जनसंख्या में लगभग 150 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाते हैं और उन आंगनवाड़ी केंद्रों से ये सारी सुविधाओं को रेगुलेशन किया जाता है। तो वो आपने देखा, आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं और आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिला होती है उसका बहुत ही अहम रोल होता है। अब पूरक पोषण, कम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ कंप्लीट पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपके एग्जाम में किसी भी एंगल से क्वेश्चंस आ जाए, आप आसानी से उसका आंसर बता सकें। अब पूरक पोषण क्या कहलाता है? निम्न आय वर्ग के परिवारों से संबंधित है जिनकी आय बहुत ही कम है, जो अपने खाने का जुगाड़ या खाने की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर वो जो आपकी जो पोषण के जो जरूरी न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती, क्योंकि उनके पास 2 वक्त की रोटी का व्यवस्था नहीं रहती है। तो वो जो जरूरी पोषण वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसके लिए जो है ये पूरक पोषण कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जिसमें आप देखेंगे निम्न आय वर्ग परिवारों से संबंधित 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं बहनों को 1 वर्ष में 300 दिनों के लिए CN की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार है, जिसमें आप देखेंगे 6 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को 300 कैलोरी और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, जो आंगनवाड़ी में प्री एजुकेशन के नाम से उनको बुलाया जाता है, और दिन का 1 मील उन्हें जो दिया जाता है उसमें सभी बच्चों को 300 कैलोरी खाना दिया जाता है और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन उसमें ऐड किया जाता है, ताकि उस बच्चे को यदि घर पे प्रोटीन वाला खाना या जरूरी कैलोरी वाला खाना मिले ना मिले, लेकिन उसकी बेसिक नीड एक दिन की पूरी हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। जिसमें गर्भवती तीसरी तिमाही के दौरान हल्के ग्रेड ए और ग्रेड 2 के कुपोषित बच्चे भी शामिल हैं, और स्तनपान कराने वाली माताओं को स्तनपान के
पहले 6 महीने को CN के रूप में प्रतिदिन 600 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है, क्योंकि गर्भवती महिला को तीसरे तिमाही यानी कि 8वें 9वें महीने 7वें महीने से जो शुरू होता है महीना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन और कैलोरी की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ के साथ साथ बच्चे को भी प्रोटीन की नीड पड़ती है। तो इसलिए सरकार इसका डबल कर देती है, 300 का 600 कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन का 20 ग्राम प्रोटीन कर दिया जाता है। अब भोजन का प्रकार राज्य सरकार राज्य दर अलग अलग होता है, जिसमें आमतौर पर आंगनवाड़ी जो सेंटर होता है उस पर पकाया जाता है। गर्म भोजन शामिल होता है, जिसमें दालें, अनाज, तेल, सब्जियां, चीनी, इन सभी का मिश्रण होता है, क्योंकि हर एक राज्य का अलग अलग भोजन होता है, अलग अलग खान पान होता है। उसी खान पान के हिसाब से उस आंगनवाड़ी सेंटर में जरूरी कैलोरी और प्रोटीन को मिक्स करके वो खाना बनाया जाता है। अब कुछ आंगनवाड़ी सेंटर जो होती हैं रेडी टू ईट भोजन प्रदान करते हैं, जैसे उसमें एग होता है, आपका अंडे हो गई, आपकी ब्रेड हो गए, बिस्किट हो गए, तो ये रेडी टू ईट कहलाता है, जिसमें पका पकाया या रेडीमेड खाना जो सरकार देती है। जबकि कुछ अन्य एजेंसियां जैसे केयर या विश्व खाद्य कार्यक्रम 2 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए एक बार में 2 से 4 सप्ताह के लिए टेक होम रणनीति लागू करती हैं। अब टेक होम में आप देखेंगे जिसमें दलिया दिया जाता है और बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, जिसमें वो महिलाएं घर ले जाती हैं और घर में ले जाके वो पका के बना के वो सारी ज़रूरी न्यूट्रिशन और प्रोटीन वाली चीज़ें खाएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ये टेक होम के अंतर्गत किया जाता है। जबकि टेक होम अभ्यास दैनिक उपस्थिति की समस्या को हल करता है, आंगनवाड़ी वर्कर का काफ़ी समय भी बचाता है। इसमें भोजन को साझा करना तय है और सूचकांक लाभार्थी को इसका केवल एक हिस्सा ही मिलता है। भोजन साझा करने से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं, हालांकि यह कुपोषण से उबरने में देरी करेगा, क्योंकि आप एक का भोजन ले जा रहे हैं और उसे 4 लोग खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें समय तो लगेगा। लेकिन ये सरकार की योजना है कि आप घर ले जाएं। आपके यदि 2 बच्चे हैं, 6 साल से ऊपर का भी है, यदि वो थोड़ी बहुत उसे जो है पोषण की ज़रूरत है तो वो भी उसे खा सके। तो ये सब चीज़ों को सोच के ये सरकार के द्वारा इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाती है टेक होम वाली। उसके अलावा उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का भी समय बचता है और बहुत सारी ज़रूरी जो रिसोर्सेस हैं जो वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, उन सब चीज़ों से भी सरकार बच पाती है। अब दूसरी ओर आंगनवाड़ी सेंटर में गर्भ भोजन पकाना और परोसना स्थानीय महिलाओं के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करने और स्वास्थ्य पोषण पर अनौपचारिक शिक्षा में शामिल होने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। अब जो नहीं ले जाते और जो आंगनवाड़ी में पकाया जाता है भोजन, उसके भी फायदे यहाँ पर बताए गए हैं, जिसमें महिलाओं के बीच में घनिष्ठ संबंध बनते हैं, अच्छे व्यवहार होते हैं, जो ज़रूरत पर एक दूसरे में भरोसा कर सकें और साथ दे सके। तो इस प्रकार के अवसर भी बनाए जाते हैं और यह सामुदायिक लामबंदी और भागीदारी के लिए भी एक अच्छा अवसर है। हालांकि यह एक निश्चित रूप से आंगनवाड़ी वर्कर के कार्यभार में वृद्धि करता है, क्योंकि ऑलरेडी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास बहुत सारे काम होती, बहुत सारी योजनाएं होती हैं जिनको उसे डिलीवर करना होता है, डोर टू डोर जाकर मोटिवेट करना होता है, बताना होता है। उसके बाद भी यदि वो अपने सेंटर पर ये सारी एक्टिविटी करेगी तो उसमें समय और वेटेज बोझ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन स्थानीय ज़रूरतों के अनुरूप एक लचीला दृष्टिकोण इसका जवाब प्रतीत होता है। कुछ राज्यों में अनुचित भंडारण सुविधाएं, CN की खराब गुणवत्ता, कमी, अनियमित खाद्य आपूर्ति, खराब संचार, चोरी और अन्य ऐसी समस्याएं देखी गई हैं, जिसके सुधार के लिए प्रशासन जो है प्रयास कर रही है। अब ये हर एक जगह भ्रष्टाचार है। कुछ आंगनवाड़ी सेंटर में ऐसी लापरवाही देखी गई है जहां जो गुणवत्ता वाला भोजन आता है उसे बचाया जाता है या चोरी से बेचा जाता है, जो लाभार्थी होता है उस तक नहीं पहुंचाया जाता, या लाभार्थी लेने का इच्छुक नहीं रहता है तो उसे अपने हिस्से में डाल लेती हैं। लाभार्थी तक वो मोटिवेशन या वो जो है जागरूकता नहीं पहुंचाई जाती, जिससे लाभार्थी अपने घर से ना आके सरकारी स्वास्थ्य का फायदा ना लेके प्राइवेट या आपके निजी अस्पतालों में पहुंचता है या निजी चीज़ों को वो परचेज करता है, और जो भी सरकार की तरफ से आता है वो सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या उस सेंटर के द्वारा जो है उनका
उपभोग किया जाता। तो ये लापरवाही बहुत सारी जगह देखी गई है और जिसके सुधार के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत भी है। अब प्रतिरक्षा या इम्यूनाइजेशन क्या कहलाती है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता निश्चित दिन टीकाकरण सत्र आयोजित करने में मदद करती है। कोई एक दिन डिसाइड कर लिया जाता है कि इस दिन जो है स्वास्थ्य टीम आएगी और हमारे क्षेत्र में जितने भी छोटे नवजात शिशु हैं उनके टीकाकरण के लिए पहले से डिसाइड कर दिया जाता है और सभी गर्भवती और बच्चे वाली महिलाओं को बता दिया जाता है कि मंगलवार के दिन जो है स्वास्थ्य टीम आएगी। मंगलवार शनिवार ज़्यादातर होता है, मंगलवार शनिवार के दिन टीम आती है। जिसका जो भी टीका है वो यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में आके लगवा सकता है। तो ये भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी रहती है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ एक बार ना बता के हर मंगलवार शनिवार को जो है मैसेज पहुंचवाती है या खुद जाके डिलीवर करती है कि आज टीम आने वाली है। यदि आपको कोई, इसमें आशा कार्यकर्ता भी उनका सहयोग करती है, तो ये मदद करती है। उसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और उसका बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुसार शिशुओं और गर्भवती माताओं का टीकाकरण करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है जो भी टीकाकरण है। जो भी गर्भवती महिलाओं को T1 T2 जो टीके लगते हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद जो नवजात शिशु होता है उसके जो 8 टीके होते हैं वो वहाँ प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस अभ्यास में सहायता करती है, रिकॉर्ड रखती है और पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए दर्ज मामलों का अनुसरण करती है। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में कितने नवजात शिशु हैं, कितनी गर्भवती महिलाएं हैं और कितने लोगों को ये टीके लगे हैं। तो वो पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करने रहते हैं। उसमें चाहे वो प्राइवेट में निजी टीकाकरण करवा रहे तो वो भी इनको जानकारी रखनी पड़ती है। तो ये सारी जानकारी किसकी है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की। पल्स पोलियो परिवार नियोजन अभियान जैसे विशेष अभियानों के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि गतिविधियों से उनके अन्य कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ICDS कार्यक्रम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कम होती है। तो ये बहुत सारे प्रोग्राम होने से, बहुत सारी सेवाओं के उपयोग होने से, बहुत सारे अभियान चलने से बहुत सारी उनकी गतिविधियों पर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण जो है जो सरकार की योजनाएं हैं, जो मेन प्रोग्राम है, उस पर भी इसका इफेक्ट देखने मिला है। अब स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं ये भी आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं या वहीं से ये संचालित किए जाते हैं, जिसमें हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सब सर्विसेज हैं। स्वास्थ्य जांच गतिविधियों में 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व देखभाल और स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रसव पश्चात देखभाल शामिल है। तो ये जांच स्वास्थ्य के अंतर्गत जो रेफरल सेवाएं हैं उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी एक साथ मिलकर नियमित जांच, शारीरिक वजन रिकॉर्ड करना, टीकाकरण, कुपोषण का प्रबंधन, दस्त, कृमि मुक्ति और अन्य छोटी मोटी बीमारियों का उपचार करते हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जो आपके लगभग 5,000 से 10,000 लोगों के एरिया में इसे बनाया जाता है, जहां पर प्रत्येक सप्ताह एक स्वास्थ्य टीम विजिट करने जाती है। तो यहाँ स्वास्थ्य टीम 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहती है और ये हफ्ते में एक बार पहुँचती है। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ आपको एक डॉक्टर और 15 नर्सेस टाइप की टीम मिलेगी आपको, लेकिन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है वहाँ पर हफ्ते में, महीने में एक बार विजिट किया जाता है।
तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, फिर जिला चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो ऐसे इसका प्रोग्रेस होती है। लेकिन यहाँ हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, तो वहाँ कर्मचारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलके जो जितने टारगेट समूह होता है उनकी नियमित जांच करता है, उनका रिकॉर्ड रखता है, शारीरिक वजन, उससे उनको आगे आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनका आभास होता है, टीकाकरण करता है, कुपोषण का प्रबंधन करता है कि कुपोषण है तो कौन कौन सी जरूरी दवाएं हैं, कौन कौन सी टैबलेट्स हैं वो दी जाएं। दस्त जो क्षेत्रों में आप ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखेंगे डायरिया, इसकी समस्या बहुत होती है क्योंकि प्रदूषित खाना और वो शारीरिक स्वास्थ्य इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, साफ सफाई का, तो जिसके कारण दस्त सबसे प्रमुख समस्या के रूप में देखा गया है। कृमि मुक्ति, क्योंकि बच्चों को खाने में ये प्रदूषित चीज़ों से कृमि रोग बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा भी जो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जो अन्य समूह के लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्भवती महिलाएं, जो नॉर्मल व्यक्ति यदि वो भी बीमार हैं तो उनको भी वायरल जो चल रहे हैं डिजीज़, आपकी वायरल रोग होते हैं, तो उनको भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी उपचार करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों, किशोरियों और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का नियमित अंतराल पर महिला स्वास्थ्य आगंतुक और सहायक नर्स जो ANM कहलाती है के द्वारा जांच की जाती है। कुपोषित और बीमार बच्चे जिन्हें ANW आंगनवाड़ी द्वारा प्रबंधित नहीं किया जा सकता है, उन्हें ICDS के माध्यम से रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ऐसे सभी मामलों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है और चिकित्सा अधिकारी को भेजा जाता है। तो सिंपल सा है कि जो रोग या जो डिजीज़ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की दवाइयों से सही नहीं होंगे, जो बढ़ गए हैं, तो उनको जो है ये लोग आगे भेज देते हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, यदि गंभीर बीमारी या गंभीर हो गया है रोग, समस्या ज़्यादा बढ़ गई है तो उसे जिला चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र रेफरल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कौन करती हैं? आपकी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो टीम जाती है हफ्ते में 15 दिन में, वो लोग ऐसे मामलों को लाते हैं और मामलों को आगे भेजते हैं। तो ये सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ही किया जाता है और उन्हीं के सेंटर पर ये सारी गतिविधियां ऑपरेट की जाती हैं। स्वास्थ्य केंद्र गतिविधि में 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, स्तनपान कराने वाली माताओं को, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब विकास निगरानी संवर्धन, ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रोग्राम, तो ये प्रमोशन, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग प्रमोशन, तो ये विकास निगरानी संवर्धन जिसे हम GMP कहते हैं, यह स्वास्थ्य और पोषण संबंधी सेवाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का वजन महीने में एक बार और 3 से 6 वर्ष से अधिक बच्चों का वजन हर तिमाही में लिया जाता है। उसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर आमतौर पर विकास निगरानी गतिविधियों के लिए तय दिन टीकाकरण सत्र, टेक होम राशन संग्रह दिनों का उपयोग करती है। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि टेक होम राशन किस दिन देना है, टीकाकरण कब आयोजित करवाना है, और जो स्वास्थ्य गतिविधियों से रिलेटेड जो टीम आती है उसके लिए कौन सा दिन डिसाइड करना। तो ये सारी चीज़ें कौन करता है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। विकास में देरी या कुपोषण यदि कोई हो का पता लगाने के लिए विकास चार्ट बनाया जाता है जिसमें हाइट, उम्र और वजन के अकॉर्डिंग चीज़ें देखी जाती हैं। दुर्भाग्य से यह गतिविधि कई कारणों से बहुत सफल नहीं रही, जिसमें से कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ साथ माँ द्वारा इस गतिविधि की खराब समझ, वजन लेने की अनियमित विधि, वजन मशीन विकास चार्ट की अनुपलब्धता। तो इसमें आप देखते हैं कि जो नॉर्मल परिवार होता है उसके घर पर वजन मशीन
मशीन नहीं होती है और वो लोग कतराते हैं या ले जाने में आनाकानी करते हैं। घर के परिवार के जो मुख्य सदस्य होते हैं, पुरुष सदस्य होते हैं, वो नहीं ले जाते। माताएं बहनें किन्हीं कारणों से नहीं जा पाती हैं, अपने काम की व्यस्तता या दूसरे अन्य कारण से, जिसके कारण उनके शरीर का वजन या हाइट ये सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कायम कर पाती। तो इसमें बहुत सारी लापरवाही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की भी मानी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, वजन रिकॉर्डिंग के बारे में ज्ञान की कमी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास समय की कमी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब यह सराहना की जानी चाहिए कि इस गतिविधि के लिए बहुत कम समय, प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और समर्थन की आवश्यकता होती है जब तक ये उपलब्ध नहीं होते। यह केवल एक बेकार समय में लेने वाली रस्म बन जाती, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को लगता है कि जब हमारे पास खाली समय बचेगा, जब कोई काम नहीं होंगे, तब हम ये काम करेंगे, जबकि ये काम बहुत ज़रूरी है। ये सभी रोगों की जड़ या बेस है। यहीं से वो सारी चीज़ें तैयार होती हैं जो रोग बड़े भयंकर रोगों का रूप ले लेती हैं, कुपोषण का रूप ले लेती हैं। गर्भवती महिलाओं को बहुत सारी रक्त की कमी या ऐसी बहुत सारी अन्य समस्याएं हो जाती हैं। तो ये सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को समय समय पर ध्यान देके और अन्य जो उनकी टीम रहती है, उन सभी लोगों को इसमें साथ देना चाहिए। तो ये आपकी विकास निगरानी संवर्धन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। उसके बाद आप देखेंगे अनौपचारिक और प्री स्कूल शिक्षा, नॉन फॉर्मल एंड प्री स्कूल एजुकेशन। तो इसमें हम देख चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, जिसमें आप देखें महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण संबंधी ज़रूरतें, परिवार को कैसे देखभाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, शिशु देखभाल, शिशु आहार, गर्भवती महिला, स्तनपान, इन सारी चीज़ों को जो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया। और प्री स्कूल शिक्षा जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को आंगनवाड़ी सेंटर भेजते हैं, वहाँ उनका एक मील जो रहता है, इन सब चीज़ों को प्री स्कूल शिक्षा कहा गया है। तो इसमें ये सारी जानकारी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसको अब बस आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, देख लें, यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब जैसे हमने देखा था कि 15 से 44 वर्ष की महिलाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे अपने स्वास्थ्य और पोषण संबंधी ज़रूरतों के साथ साथ अपने बच्चे और परिवार की देखभाल कर सकें, क्योंकि स्वास्थ्य और पोषण की सारी जिम्मेदारी जो घर की महिलाएं होती हैं उन्हीं की होती है। यदि उनको अच्छी समझ रहे, अच्छी जानकारी रहे, तो इस प्रकार की समस्याओं से बिल्कुल बचा जा सकता है। यह शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्र में सहभागिता सत्रों, भ्रमण सत्रों के द्वारा छोटे समूह में चर्चाओं के माध्यम से दी जाती है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता किसी मोहल्ले, किसी क्षेत्र में विजिट करती है और वहाँ 4 महिलाओं को एक साथ बिठा के ये चर्चा करती है। इस प्रकार के सत्र हो गए। घर घर भ्रमण करके घर घर जाके जानकारी देती है। सहभागिता सत्र जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक दूसरे को जागरूक करते, इस प्रकार के हो जाते हैं। बाल देखभाल, शिशु आहार अभ्यास, स्वास्थ्य श्रृंखला का उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और परिवार नियोजन से संबंधित बुनियादी स्वास्थ्य और पोषण संदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा कवर किए जाने वाले सामान्य एक घटक हैं। एक नॉर्मल इवेंट है जिसमें ये सारी चीज़ें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करनी पड़ती हैं, जिसमें आपने पढ़ा क्या, परिवार नियोजन, ये बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, पोषण संदेश, ये सारी चीज़ें बेसिक हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में परिवार नियोजन से लेके ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रहती, जागरूकता नहीं रहती, बच्चों में ज़्यादा अंतर नहीं रख पाते, 2 से अधिक बच्चे या और भी समस्याएं होती हैं, जिससे माँ और बच्चे दोनों पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है। प्रारंभिक बालावस्था में देखभाल, प्री स्कूल जिसके माध्यम से आप देखें 6 वर्ष तक के बच्चों को वहाँ भेजना, और जिसमें 300 कैलोरी और 15 से 20 ग्राम प्रोटीन देना, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। अब आप यहाँ देखेंगे 1991 में स्कूल छोड़ने वाली 11 से 18 वर्ष तक की जो किशोरियाँ थीं, लड़कियाँ थीं, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा, साक्षरता, मनोरंजन और कौशल निर्माण के लिए ICDS कक्षा में शामिल किया गया। वर्तमान में यह योजना केवल
507 परियोजनाओं में उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं। समय समय पर नई नई योजनाएं लाई गई हैं कि क्या समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सके, अधिक से अधिक जागरूक कैसे किया जा सके, तो वो सारी चीज़ें यहीं पर की गई हैं। अब यह स्कूल में नामांकन और ठहराव को प्रोत्साहित करता है। यह ICDS लाभार्थी बच्चों को उच्च मनोसामाजिक विकास में मदद करता है। केंद्रीय तकनीकी के माध्यम के द्वारा किए गए 2 अलग अलग अध्ययनों में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि 1993 में आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में CTC और ICDS की देखरेख में राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह बात सामने आई कि उच्च मनोसामाजिक विकास लाभ युवा वर्ग के 36 से 47 महीने के लिए अधिक उपयुक्त था, जबकि वृद्ध समूह के लिए ये कुछ डेटा निकल के आया जिसमें ये रिकॉर्ड से बनाया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो यहाँ आप अनौपचारिक शिक्षा और प्री स्कूल शिक्षा समझ ही चुके होंगे कि कैसे कैसे ये आपको करना है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब उसके बाद केंद्रीय तकनीकी समिति सेंट्रल टेक्निकल कमेटी के द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग को तकनीकी एवं वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए तत्कालीन समाज कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 30 जून 1976 को स्वास्थ्य एवं पोषण पर एक केंद्रीय तकनीकी समिति का गठन किया गया था, जो कि नई दिल्ली में एक केंद्रीय प्रकोष्ठ की स्थापना की गई थी। तो ये काम भी किया गया था क्योंकि महिला बाल विकास ने तकनीकी सहायता के लिए वैज्ञानिकों की सहायता प्रदान करने के लिए ये काम किया। अब इसमें ICDS के स्वास्थ्य और पोषण की निगरानी में स्वास्थ्य विभागों की सहायता करना था। ICDS के प्रेरक और सतत शिक्षा गतिविधियों की निगरानी करना, वार्षिक सर्वेक्षण और शोध अध्ययन करके सेवाओं के प्रवाह और उपलब्धता तथा ICDS लाभार्थियों पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना, ICDS के चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करवाना। तो ये केंद्रीय तकनीकी समिति जो बनाई गई, जो ICDS की टेक्निकल मदद करी और किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरत है उन चीज़ों को उजागर किया। सेंट्रल टेक्निकल कमेटी के द्वारा विकसित निगरानी कार्यक्रम को इस सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि ICDS के जो प्रोग्राम हैं उनमें समन्वय अच्छा हो, उनको अच्छे तरीके से लागू किया जा सके, उनके विकास पर कैसे काम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें इस समिति के द्वारा प्रोवाइड की गई। अब उसके बाद है सर्वेक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान, सर्वे, एवेल्युएशन और रिसर्च। तो इस पर हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ये जो है ICDS का मेन कंक्लूजन है जिसके माध्यम से हमें सारी चीज़ों का पता चलता है। ICDS एकमात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें शुरू से ही एक अंतर्निहित बाह्य जांच, सर्वेक्षण, मूल्यांकन और अनुसंधान घटक है। अब ये कैसे है कि आपने देखा कि आंगनवाड़ी एक क्षेत्र है, तो वो क्षेत्र क्यों बनाया गया, उस क्षेत्र में क्या ज़रूरतें थीं, कैसे कैसे हमने उसका रिपोर्ट तैयार की और उस पर रिसर्च की और वहाँ क्या क्या चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो डेटा तैयार किया जाता है उससे हम ये सारी चीज़ें सामने निकल के आई। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों के निवारक और सामाजिक चिकित्सा में बाल रोग विभागों के वरिष्ठ सदस्य इस घटक को मूल बनाते हैं और उन्हें ICDS मानद सलाहकार के रूप में नामित करते हैं। वर्तमान में उनकी संख्या 190 से अधिक है। उनका योगदान अत्यंत लागत प्रभावी है और अवलोकन निष्पक्ष और उद्देश्यपूर्ण है। मूल्यांकन बहुकेंद्रीय वार्षिक सर्वेक्षणों या एकल केंद्र अनुसंधान परियोजनाओं के रूप में किया जाता। 1993 में अनुसंधान गतिविधियों को और मजबूत किया गया और 4 क्षेत्र की पहचान की गई।
तो इस टाइप की ये चीज़ें की गई। आज तक 24 वार्षिक सर्वेक्षण और समय समय पर बड़ी संख्या में बहुकेंद्रीय और एकल केंद्र अनुसंधान अध्ययन किए गए। ICDS बच्चों की पोषण स्थिति, उनके टीकाकरण, विटामिन ए, आयरन, फॉलिक एसिड कवरेज में सुधार हुआ और यह गैर ICDS बच्चों की तुलना में बेहतर है। ICDS क्षेत्रों में महिलाओं के बीच सेवा कवरेज और गैर ICDS क्षेत्र की तुलना में कहीं बेहतर है। स्वास्थ्य और पोषण के बारे में उनका KAP भी बेहतर है, हालांकि कार्यक्रम का प्रदर्शन एक समान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सर्वे से निकल के आई कि जो ICDS क्षेत्र है और गैर ICDS क्षेत्र है वहाँ गर्भवती महिला और बच्चों का क्या कंपेयर है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। तो एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लें। इससे क्वेश्चन नहीं, इससे आपकी एक रिपोर्ट, एक कंक्लूजन बनेगा जिसके माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि आप महिला सुपरवाइज़र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस प्रकार के और वीडियो बनेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते रहें। थैंक यू।